बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम ए जमाली यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। सबसे पहले पहली जंग अज़ीम के बारे में बताएंगे। पहली जंग अज़ीम को ग्रेट वार या ग्लोबल वार भी कहते हैं। जंग क्यों शुरू हुई, उनकी वजूहात क्या हैं, कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, कितना जानी व माली नुकसान हुआ और किन किन मुआहदात पर जंग बंदी हुई। किस्त नंबर 1, वर्ल्ड वार 1 बज़ाहिर तो ऑस्ट्रो हंगरी के शहजादे फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी बीवी सोफिया चोटक के कत्ल से शुरू हुई, मगर पसे पर्दा दीगर भी वजूहात थीं। थोड़ा सा तारीख के झरोकों में चलते हैं। 1862 में प्रोशिया मौजूदा जर्मनी का बादशाह सीजर विलियम ने मिस्टर बिस्मार्क को पेरिस से बुलाकर प्रोशिया का चांसलर बना दिया। याद रहे कि चांसलर के अख्तियारात बादशाह से थोड़े ही कम हैं। बिस्मार्क ने 8 साल के मुख्तसर अरसे में ताकतवर रूस के साथ दोस्ती कर ली, जिसको सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है। डेनमार्क ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर फ्रांस पर कब्जा कर लिया। 26 जर्मन रियासतों को मुत्तहद करके एक मजबूत मुल्क जर्मनी बनाया। फतुहात वाले इलाके में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और दीगर कई रियासतों में बादशाह सीजर विलियम के खिलाफ नफरत बढ़ना शुरू हो गई, जबकि दूसरी तरफ प्रोशिया मौजूदा जर्मनी का बादशाह सीजर विलियम बिस्मार्क से बेहद खुश था। खुश क्यों न होता, उसने जर्मनी को बेहद ताकतवर बना दिया था। बादशाह सीजर विलियम बिस्मार्क की तारीफें यूं करता था कि बिस्मार्क एक कमाल का मतारी शख्स है जो 5 गेंदों के साथ एक वक्त में खेलता है। सुन तो सब ने रखा है कि उरूज को तो जवाल आना ही है। हुआ यूं कि 19 मार्च 1888 ईस्वी को उस मजबूत मुल्क प्रोशिया मौजूदा जर्मनी का बादशाह सीजर विलियम फौत हो गया। उसका बेटा फ्रेडरिक बादशाह बना। 3 माह बाद वो भी फौत हो गया। 28 साल लड़का विलियम द्विम मजबूत जर्मन रियासत का बादशाह बना। उसको दुनिया फतेह करने का जुनून था। वो एक जल्दबाज, कम समझदार और नौजवान बादशाह था और इतने बड़े हर तरह से मजबूत मुल्क जर्मन का बादशाह बना तो उसकी गैर दानिशमंदाना फैसलों की बिना पर बिस्मार्क और बादशाह विलियम द्विम के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। इन्हीं इख्तलाफात की बिना पर बिस्मार्क ने जर्मन चांसलर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मजबूत जर्मन के इक़्तिदार से अक्लमंद लोगों का इस्तीफा देकर एक साइड हो जाना और नौजवान बादशाह विलियम द्विम के पास ताकत आ जाना और फतुहात वाले इलाके में नफरत का बढ़ना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी। वजह नंबर 2, यूरोप में एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपों का बनना। एक ग्रुप के लोगों का दूसरे ग्रुप के लोगों से सख्त नफरत करना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी। वजह नंबर 3, फौजी ताकत का बढ़ना। हर ग्रुप के ममालिक बहुत तेजी से असला और जंगी साजो सामान बना रहे थे और अपनी फौजें मुसलसल बढ़ा रहे थे। दूसरी कौमों को ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे और छोटे छोटे ममालिक पर नाजायज़ हमले करके कब्जा कर रहे थे। बरसगीर पर भी कब्जा किया हुआ था। दौलत की हवस ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी थी। ताकतवर कमज़ोर को दबोच रहे थे और जुल्मों के पहाड़ ढा रहे थे। फारसी में मुहावरा है कि तंग आमद बाय जंग आमद। जंग का होना फितरी अमल था। वजह नंबर 4, प्रेस व ज़रा इब्लाग का आज़ाद न होना और ख़बरों अखबारों में एक कौम का दूसरे कौम के खिलाफ सख्त नफरत फैलाना भी पहली जंग अज़ीम की वजह थी। सेवा लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत की आग इतनी भड़क चुकी थी कि एक दूसरे पर हमले करने लगे और जंग के लिए हर वक्त तैयार थे। सेवा लोगों का जंग के लिए तैयार होना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी। वजह नंबर 5, किसी तीसरी कुव्वत का ना होना भी पहली जंग अज़ीम की वजह बनी थी। यानी मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा का ना होना कि वो तीसरी कुव्वत दरमियान में आकर सुलह सफाई करा सके ताकि जंग को टाला जा सके। वजह नंबर 6, अवाम का बादशाही निज़ाम से तंग हो जाना और जमहूरी निज़ाम को पसंद करना भी एक वजह थी। जमहूरियत के मकसद को हासिल करने के लिए रिटायर्ड फौजियों ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम दी ब्लैक हैंड रखा गया, जिसका मकसद था कि रियासत सीरिया को बादशाही निज़ाम से तब्दील करके जमहूरी निज़ाम राइज किया जाए। मगर उस वक़्त रियासत सीरिया ऑस्ट्रो हंगरी के ज़ेरे फरमान था, यानी कब्ज़े में था। दी ब्लैक हैंड तंजीम का मकसद था कि सीरिया को आज़ादी दिलाई जाए। ये तंजीम तरबियती याफ्ता नौजवान जंगजुओं पर मुश्तमिल था जिन्होंने गोरिल्ला जंग तिर्स पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी।
بادشاہی نظام سے عوام کا تنگ ہونا پہلی جنگ عظیم کی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی۔ وجہ نمبر 7، گویا یورپ میں ان تمام وجوہات کی بنا پر جنگ کا لاوا پھٹنے کے لیے تیار ہی تھا کہ آسٹرو ہنگری کے شہزادے فرانز فرڈینینڈ اور اس کی بیوی صوفیہ چوٹک کو قتل کر کے پہلی جنگ عظیم کی چنگاری بھڑکا دی گئی۔ کچھ یوں ہوا کہ آسٹرو ہنگری کا شہزادہ فرانز فرڈینینڈ اور اس کی بیوی صوفیہ چوٹک سربیا کے شہر سرجیوا میں مورخہ 28/6/1914 کو میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے گیا تو سربیا کے ایک تنظیم دی بلیک ہینڈ کی طرف سے شہزادے فرانز فرڈینینڈ کے قافلے پر بم حملہ کیا گیا۔ شہزادہ فرانز فرڈینینڈ اور اس کی بیوی صوفیہ چوٹک بال بال بچے۔ شہزادے فرانز فرڈینینڈ اور اس کی بیوی کو حفاظتی مقام پر منتقل کیا گیا۔ حملے میں فوجی جوان مارے گئے اور گورنر سربیا بھی زخمی ہو گیا۔ شہزادہ فرانز فرڈینینڈ نے گورنر اور فوجی جوانوں کی عیادت کے لیے اسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کی حفاظت کے لیے اسپتال جانے والے راستے پر گارڈز تعینات کیے گئے۔ شہزادہ فرانز فرڈینینڈ اپنی بیوی صوفیہ چوٹک کے ساتھ ایک اوپن ٹارپ گاڑی میں اپنے ڈرائیور کے ہمراہ اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیکیورٹی انچارج آفیسر کے پلان کے مطابق شہزادے کو کسی دوسرے راستے سے اسپتال پہنچایا جائے تاکہ شہزادے پر کوئی حملہ نہ ہو سکے اور شہزادہ خیریت سے اسپتال پہنچ جائے۔ سیکیورٹی انچارج کے آفیسر نے جو حکم ڈرائیور کو دیا وہ جرمن زبان میں تھا۔ ڈرائیور حکم کو مکمل سمجھ نہ سکا۔ اس نے گاڑی گارڈز کے قافلے سے نکال کر غلطی سے دوسرے راستے پر چلا گیا تو وہاں دی بلیک ہینڈ کا ایک ممبر جس کا نام گیوریلو پرنس تھا وہ دکان سے کھانے کے لیے کچھ لے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادہ فرانز فرڈینینڈ ایک اوپن ٹارپ گاڑی میں دکان کے سامنے ہی موجود ہے۔ اس نے موقع کو غنیمت جان کر جیب سے پسٹل نکال کر شہزادے فرانز فرڈینینڈ اور اس کی بیوی صوفیہ چوٹک کو فائرنگ کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ شہزادہ فرانز فرڈینینڈ کا بدلہ لینے کے لیے آسٹرو ہنگری نے سربیا کو 30 دن کی مہلت دی۔ سربیا نے قاتل گیوریلو پرنس کو پھانسی کی سزا سنائی اور دیگر شرائط پر عمل کرنے سے معذرت کر لی تو آسٹرو ہنگری نے 28/7/1914 کو پہلی جنگ عظیم کا طبل بجا کر سربیا پر حملہ کر دیا۔ یوں پہلی جنگ عظیم متذکرہ بالا وجوہات کی بنا پر شروع ہو گئی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ جنگ کے محاذوں پر کتنا جانی و مالی نقصان ہوا اور کس ملک نے کس کا ساتھ دیا اور کون کون سے ممالک جنگ میں شرکت کرتے گئے، یہ تمام احوال آپ کو اگلی قسط میں ہی دکھائیں گے۔ ویڈیو اس لیے بلیک اینڈ وائٹ ہے کیونکہ اس زمانے میں اچھے کیمروں کی سہولت موجود نہیں تھی۔ یہ تمام معلومات مستند ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں جو آپ کے ملاحظہ کے لیے پیش کی گئی ہے۔ ورلڈ وار 1 پارٹ 2۔ ورلڈ وار 1 کو دا گریٹ وار یا وار ٹو اینڈ آل آف وار کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس جنگ کو ورلڈ وار 1 کہا جانے لگا۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے پہلی جنگ عظیم کی وجوہات اپنے قسط نمبر 1 میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر آپ نے ورلڈ وار 1 کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو پہلی جنگ عظیم کی شروعات سے اختتام تک کا احوال سنائیں گے اور دکھائیں گے۔ 28 جون سے 28 جولائی تک کی سفارت کاری کی ناکامی کو جولائی کرائسس کہتے ہیں۔ یہ تمام سفارت کاری ناکام رہی اور جنگ کو نہ روک سکی۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لڑائی کس کس کے درمیان لڑی جا رہی تھی۔ ایک طرف سینٹرل پاور اور دوسری طرف الائیڈ پاور تھی۔ آخرکار مورخہ 28 جولائی کو آسٹرو ہنگری نے اپنے قلعے زمن فیکٹوریس آف زمن سے سربیا پر پہلی گولی چلا کر طبل جنگ بجا چکا تھا اور سربین شہروں پر زمینی راستوں اور کشتیوں کے ذریعے شیلنگ شروع کر دی۔ پہلے ہی مہینے میں آسٹرو ہنگری نے سربین کی قتل عام کرتے ہوئے 4000 سربین فوجی اور عام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ان کے مکانات جلا دیے گئے، خواتین کا ریپ کیا گیا، تمام کے تمام خاندانوں کو منظم طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اس محاذ پر صرف سربین افراد کا 1,30,000 کے قریب نقصان کیا گیا۔ سربیا کا روس سے جنگی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت سربیا نے روس سے مدد مانگ لی۔ روس نے اپنی فوج متحرک کرنے کا حکم دیا تو جرمنی نے روس سے درخواست کی کہ آپ غیر جانبدار رہیں، مگر درخواست رد کر دی گئی۔ روس بدمست ہاتھی کی طرح سربیا کی مدد کے لیے جنگ میں کود پڑا
اور آسٹرو ہنگری پر حملے شروع کر دیے۔ آسٹرو ہنگری، جرمنی، اٹلی کے درمیان بھی 1882 میں ایک دفاعی جنگی معاہدہ تھا جسے ٹرپل الائنس بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ کسی بھی ملک پر حملہ ہوا تو مل کر اس سے جنگ کریں گے۔ اس معاہدے کے تحت آسٹرو ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگ لی تو جرمنی آسٹرو ہنگری کی مدد کے لیے جنگ میں شامل ہو گیا، جبکہ اٹلی نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا، جبکہ دوسری طرف روس، برطانیہ اور فرانس کے درمیان بھی اسی طرح کا جنگی معاہدہ تھا جسے ٹرپل انتان کہا جاتا ہے۔ اب آسٹرو ہنگری اور جرمن فوجیں مشرق سے روس کے ساتھ نبرد آزما تھیں، جبکہ مغرب کی طرف سے فرانس کی فوجوں کا سامنا کرنا تھا۔ جرمنی کے پاس شلفن پلان پہلے سے ہی موجود تھا جسے جرمن فوج کے ایک جنرل ایلفر ڈان شلفن نے 1905 میں تیار کیا تھا۔ تو جرمنی نے اس پلان پر عمل کرتے ہوئے سوچا کہ بیلجیم کی طرف سے فرانس کو گھیرا جائے۔ بیلجیم سے جرمنی نے فوجیں گزارنے کی درخواست کی تو بیلجیم نے انکار کر دیا، تو جرمنی نے بیلجیم پر چڑھائی کر دی اور بیلجیم کو روند ڈالا۔ بیلجیم کا برطانیہ سے بھی ایک جنگی معاہدہ تھا جسے ٹریٹی آف لندن کہتے ہیں۔ بیلجیم نے برطانیہ سے مدد مانگ لی۔ برطانیہ بیلجیم کی مدد کے لیے جنگ کے میدان میں آن پہنچا۔ تب تک جرمنی نے بیلجیم کو روند کر فرانس پر چڑھائی کر دی۔ جرمن فوجیں پیرس تک پہنچنے والی ہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ پیرس جلد ہی ہار جائے گا۔ فرانس کی فوجیں مسلسل پسپا ہو رہی تھیں، اس لیے آج تک فرانسیسی فوج کو جلد ہتھیار ڈالنے والی فوج کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے فرانسیسی فوجی جنرل جافرے کو فوج کی قیادت سے ہٹا دیا گیا، جنرل گلینی کو تعینات کیا گیا۔ وہ ایک انتہائی قابل اور بہادر جنرل تھا۔ جرمنی نے بیلجیم اور فرانس کی فوجوں کو بے حد نقصان پہنچایا۔ تب تک برطانیہ کی فوجیں فرانس پہنچ گئی تھیں۔ فرانس اور برطانیہ نے مل کر جرمن فوجوں کو واپس دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس لڑائی کو بیٹل آف مارنے کہا جاتا ہے۔ اس لڑائی میں تقریباً 3,15,000 فرانسیسی فوجی بہادری سے لڑتے ہوئے مارے گئے۔ فرانس اور برطانیہ کی فوجوں نے فرانس کے بارڈر پر ٹینٹس یعنی خندقیں بنانا شروع کر دیے۔ دوسری طرف جرمن فوجوں نے بھی ٹینٹس بنا لیے اور اگلے 3 سال تک انہی ٹینٹس میں لڑائی ہوتی رہی۔ یہ ٹینٹس 475 میل تک پھیلے ہوئے تھے۔ مغربی محاذ پر ٹینٹس کی وجہ سے کسی کو کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی تھی، تو جرمنی نے 2 فوجی کور مغربی محاذ سے واپس کر کے روس سے لڑنے کے لیے مشرقی محاذ پر روانہ کر دیے، کیونکہ اس وقت روس ایک بڑی فوجی طاقت تھی۔ جرمنی اور آسٹرو ہنگری نے مشرقی محاذ پر روس کو بے حد نقصان پہنچایا۔ اس محاذ پر روس کے تقریباً 3 لاکھ فوجی مارے گئے۔ نومبر 1914 کو آٹومن امپائر، جس کو سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا لیڈر اسماعیل انور پاشا تھا، جسے کمال پاشا بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان 400 سالہ پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ موقع پا کر سلطنت عثمانیہ کی فوجیں سمندری راستے سے بلیک سی کے مقام پر روس کے شہر اڈوسا پر حملہ آور ہو گئیں۔ اب روس پر 3 بڑی فوجی طاقتیں آسٹرو ہنگری، جرمنی، آٹومن امپائر نے تیزی سے حملے شروع کر دیے تھے۔ روس کو گھیر لیا گیا تھا، تو روس کی مدد کے لیے مغربی محاذ سے برطانیہ، فرانس کی فوجوں نے آٹومن امپائر پر حملہ کر دیا، مگر آٹومن امپائر نے یہ حملے ناکام بنا کر برٹش فوجوں کو پسپا کر دیا۔ آٹومن امپائر نے جوابی کارروائی میں برٹش کے زیر قبضہ سوئس کینال پر حملہ کر دیا اور سوئس کینال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آٹومن امپائر سمجھتا تھا کہ اگر سوئس کینال پر قبضہ کر لیا جائے تو برطانیہ کی رسد و کمک بند کی جا سکتی ہے اور جنگ جیتی جا سکتی ہے، مگر برطانیہ نے بھرپور دفاع کرتے ہوئے آٹومن امپائر کے حملے ناکام کر دیے۔ برطانیہ نے سعودی باغیوں کو سلطنت عثمانیہ آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور بدلے میں سعودی عرب کی بادشاہت دینے کی یقین دہانی کروائی۔ 2 جنوری 1915 کو گیلی پولی کے مقام پر لڑائی لڑی گئی۔ اس میں روسی، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فرانس نے مل کر گیلی پولی کے مقام پر آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ اس محاذ پر مصطفیٰ کمال اتاترک پاشا اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ کمال اتاترک نے کمال ہی کر دیا، دانش مندانہ بہادری سے حملے کر کے اتحادی فوجوں پر کاری ضرب لگا کر 2,14,000 فوجیوں کو قتل کر دیا۔
हर हमले से इत्तेहादी फौजियों को नुकसान हो रहा था। बिलाखिर 9 जनवरी 1916 को इत्तेहादी फौजें गैलीपोली छोड़कर फरार हो गईं। ये लड़ाई कमाल अतातुर्क ने जीत ली। इसी फौजियों की याद में आज तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एंजक डे मनाया जाता है। 1915 में बैटल ऑफ इंजोनिया लड़ी गई। इटली ने फ्रांस के कहने पर अपने रफीक मुल्क जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी पर हमला कर दिया और अलायंस पावर का हिस्सा बन गया। ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इटली पर कब्जा कर लिया। बाद में फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया की मदद से इटली ने अपने इलाके वापस करा लिए थे। 1916 में बैटल ऑफ सोम हुई। ये लड़ाई सोम नदी के किनारे लड़ी गई। इस लड़ाई की खास बात ये थी कि एक दिन की जंग में तकरीबन 80,000 फौजी मारे गए। इसमें अलायंस पावर के फौजी ज्यादा थे, ज्यादातर बरतानिया और कनाडा के फौजी थे। दोनों अतराफ के 3 लाख फौजी मारे गए। अलाइड पावर ने बरतानिया की क़यादत में ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर पर कई हमले किए, मगर कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। जबकि 2.5 लाख फौजी मारे जा चुके थे, तो बरतानिया और फ्रांस ने मिलकर जर्मन कॉलोनीज पर हमले शुरू कर दिए। अफ्रीका में जर्मन कॉलोनीज थी, जहां पर बरतानिया और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। चाइना में भी जर्मन कॉलोनीज थी, जहां पर जापान ने हमले करके कब्जा कर लिया। क्योंकि बरतानिया और जापान के दरमियान भी एक जंगी मुआहदा था। तकरीबन पूरी दुनिया में ही खूनी जंग जारी थी कि रूसी इनकलाब आ गया। फरवरी 1917 की रूसी इनकलाब में ज़ार निकोलस की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और रोमानोव शाही खानदान की हुकूमत आ गई। यह बुरी हुकूमत थी कि अप्रैल 1917 में दोबारा इनकलाब आया और लेनिन की क़यादत में हुकूमत बनी। लेनिन इक़्तिदार में आते ही जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी से अमन मुआहदा करके जंग से अलहदगी अख्तियार कर ली, जिस पर जर्मनी बेहद खुश हुआ। मगर ये खुशी चंद ही हफ्ते कायम रही। ये तो पहली जंग अजीम की ज़मीनी जंगी महाजों का अहवाल था। अब चलते हैं समंदरी जंगी महाजों की तरफ। समंदर में जर्मनी और ब्रिटिश बहरी फौजों का बोलबाला था। जर्मनी ने यू बोट नामी सबमरीन समंदर में उतार दी, जिसने बरतानवी नेवी के बहरी जंगी बेड़ों को निशाना बना बना कर समंदर में गरक कर रहा था। जर्मन नेवी और बरतानवी नेवी के दरमियान समंदर में खूनरेज जंग हुई। जर्मन नेवी और ब्रिटिश नेवी ने एक दूसरे को तबाह को नुकसान पहुंचाया। जर्मन नेवी पहले तो सिर्फ जंगी बहरी बेड़ों पर हमला करती थी, बाद में उसने मुसाफिर बरदार बहरी बेड़ों पर भी हमले शुरू कर दिए। 7 मई 1917 को जर्मनी ने लुजिटानिया नामी एक बहरी बेड़े पर हमला कर दिया, जो अमेरिका से बरतानिया की तरफ जा रहा था। लुजिटानिया सिर्फ 18 मिनट में डूब गई। 1200 अफराद हलाक हो गए, जिसमें 128 अफराद अमरीकी थे। उस वक़्त के अमरीकी सदर वुडरो विल्सन ने 14 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसे अमरीकी पार्लियामेंट ने मंजूर किया और बदला लेने के लिए 7 मई 1917 को जंग में कूद पड़ा। इस हादसे से पहले अमेरिका गैर जानिबदार था और दोनों ग्रुपों को असला फरोख्त कर रहा था और दोनों ग्रुपों से तिजारत भी कर रहा था। इससे अमेरिका ने बहुत पैसे कमा लिए थे। अब वो अलायंस पावर के साथ शामिल हो गया था। इसके अलावा एक और भी वजह थी कि जर्मनी ने अमेरिका के पड़ोसी मुल्क मेक्सिको को एक खुफिया खत लिखा कि आप हमारा साथ देकर अमेरिका पर हमला करते, हम आपके मकबूजा इलाके आज़ाद करवा देंगे। वो खत पकड़ा गया और अमेरिका के हत्थे लग चुका था। अब जंग रूस से निकलकर अमेरिका जा पहुंची थी। अमेरिका ने फ्रांस की सरजमीन पर ब्रिटिश फौज के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली और हमले शुरू कर दिए। हर रोज अमेरिका बहरी जहाजों के जरिए 10,000 फौजी भेज रहा था। अब सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के इत्तेहादी यूं थे। ये जंग पहली बार फिजा में भी लड़ी गई। फिजाई जंग सिर्फ फलस्तीन के महाजों पर लड़ी गई और अपने दुश्मन को टेंटिस यानी खंदकों के अंदर मारने के लिए इस्तेमाल की गई और फिजाई हमले काफ़ी कामयाब रहे। ये जंग तवील और असाब शिकन हो चुकी थी। टेंटिस में फौजी रहते, खाते, पीते और वहीं पर सो जाते। सर्दी, गर्मी, बारिश और बर्फबारी के बावजूद इन्हीं खंदकों में ही रहना पड़ता था, जिसकी वजह से खंदकों में फौजी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। स्पेनिश फ्लू की वजह से 5 करोड़ फौजी और सिविलियन मारे गए। जर्मनी में जंग बंदी के लिए एहतजाज होने लगे। विलियम II जर्मनी से फरार होकर हॉलैंड में छुप गया। बिलाखिर जर्मनी की दरख्वास्त पर जंग बंदी हो गई। मोरखा 11/11/1918 सुबह 11 बजे जंग बंदी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए।
जर्मनी के तकरीबन 20 लाख फौजी मारे गए, फ्रांस के 16,55,000, ऑस्ट्रो हंगरी के 11,33,000, रूस के 40,12,000, अमेरिका के 1,10,000, बर्तानिया के 8,40,000, जबकि सर्बिया के 8 लाख फौजी मारे गए। वाज़ेह रहे कि इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान रूस को हुआ, उसके 40 लाख से ज़्यादा फौजी मारे गए, जबकि सबसे कम नुकसान जापान को हुआ, जिसके सिर्फ 301 फौजी मारे गए। जंग में अपनी अपनी फौजों की तरफ से अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले जनरल्स के नाम ये हैं। जर्मनी के फौजी जनरल में रोड्रॉफ और जनरल हेंडनबर्ग शामिल थे। फ्रांसीसी जनरल में जनरल फाश, जनरल पैतान, जनरल ग्लेनी, जबकि ब्रिटिश के जनरल में लॉर्ड एलन बाई शामिल थे। और कायदीन के नाम ये हैं। जंगबंदी किन किन शराइत पर हुई, जंग से कितना जानी व माली नुकसान हुआ, जंग का जिम्मेदार किसको ठहराया गया और कौन कौन से नए ममालिक मार्ज़े वजूद में आए, ये तमाम अहवाल हम आपको अगली और आखिरी किस्त में ही दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम जमाली यूट्यूब चैनल। वर्ल्ड वार 1, जिसे टेक्नोलॉजी की जंग और अंपायर्स के टूटने की जंग भी कहा जाता है। आज हम आपको वर्ल्ड वार 1 की आखिरी किस्त दिखाएंगे। अगर आपने अभी तक वर्ल्ड वार 1 की पहली और दूसरी किस्त नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में जंग के मुख्तलिफ महाज़ों की लड़ाई दिखा चुके हैं। इस आखिरी किस्त में जंग बंदी की शराइत और टोटल जंगी नुकसानात बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे, मगर इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जर्मनी की दरख्वास्त पर जंग बंदी हो चुकी थी। ये जंग अलायंस पावर ने जीत ली थी। इस जंग में मुख्तलिफ किस्म के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, यानी टैंक, सबमरीन, जहरीली मस्टर्ड गैस, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ों का इस्तेमाल, अल-मुख्तसर हर किस्म के असले का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। पहली मरतबा पैगाम रसानी के लिए रेडियो का इस्तेमाल किया गया और पहली ही मरतबा एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसे टेक्नोलॉजी की जंग भी कहा जाता है। जंग में दोनों अतराफ से तकरीबन 1,30,00,000 फौजी मारे गए, जबकि तकरीबन 1,30,00,000 सिविलियन भी मारे गए। इन्फ्लुएंजा और स्पेनिश फ्लू व दीगर बीमारियों की वजह से तकरीबन 5 करोड़ फौजी व सिविलियन जंग के अलावा बीमारियों की वजह से लुकमाए अजल बने, क्योंकि उस वक़्त एंटीबायोटिक्स की इजाद नहीं हुई थी। बाद में एलेक्स फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन इजाद की थी। यानी कुल मिलाकर तकरीबन 7.5 करोड़ फौजी व सिविलियन जंग और मुख्तलिफ बीमारियों से मारे गए और इनमें से कुछ लापता भी हो गए। तकरीबन 2,10,00,000 फौजी जख्मी हुए और ज़हनी अमराज में मुब्तला हो गए। बनीनो इंसान ने इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी थी। इतने बड़े इंसानी जानों के ज़िया के बाद यूरोप में मर्दों की तादाद बेहद कम हो गई। 1000 मर्दों के लिए 1300 औरतें थीं, यानी औरतों की तादाद ज़्यादा थी। इस जंग में दोनों अतराफ से उस वक़्त $180 बिलियन खर्च हो चुके थे। इमलाक और फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी थीं, जिससे दुनिया के तमाम ममालिक की इकॉनमी क्रिश कर गई, सिवाय अमेरिका के। हर तरफ बेरोजगारी और गुर्बत में बेहद इजाफा हो चुका था, जिसकी वजह से पहली बार यूरोप में 50% औरतों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया और मेहनत मजदूरी करने लगी थीं। इससे कबल औरतों को इस काबिल नहीं समझा जाता था कि वो बाहर के काम काज कर सकें। जंग के बाद औरतों को मर्दों के बराबर हकूक मिले, जैसा कि नौकरी करने का हक, वोट देने और सियासत में हिस्सा लेने का हक पहली मर्तबा दिया गया था। औरतों ने इस मैदान में भी खुद को कमाल साबित किया, यहाँ तक कि कई किस्म के असले इजाद कर डाले। 28 जून 1919 को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वर्साइल्स नामी एक महल में अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया की क़यादत में अलायंस पावर के 27 ममालिक के सरबराहान की मीटिंग बुलवाई गई, जहां पर सेंट्रल पावर के हारे हुए ममालिक का मुस्तकबिल तय करना था। मगर इस मीटिंग में सेंट्रल पावर के हारे हुए ममालिक की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। वाज़ेह रहे कि इस मीटिंग में रूस को भी नहीं बुलाया गया था, जिसका इस जंग में सबसे ज़्यादा फौजी नुकसान हुआ। इसके 40 लाख से ज़्यादा फौजी मारे गए। मज़ीद जानी व माली नुकसान इसके अलावा था। रूस टूट चुका था, इसके बावजूद भी रूस को इग्नोर किया गया था। शायद रूस अमेरिका से आज तक इसी ही बात पर नाराज़ है। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, सल्तनत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर, बल्गारिया, रूस टूट गए। इस जंग के बाद नए ममालिक ऑस्ट्रिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, यूक्रेन, पोलैंड, फिनलैंड,
लिथुआनिया, एस्टोनिया, लटोया, आर्मीनिया दुनिया के नक्शे में उभरे। बाद में सल्तनत उस्मानिया से आज का सऊदी अरब, इराक, शाम, लुबनान, फ़लस्तीन, इसराइल, यूएई वगैरह मज़ीद अलहदा हो गए थे। सल्तनत उस्मानिया का नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। अब खिलाफत की जगह तुर्की सिर्फ सेकुलर मुल्क है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी के काफ़ी अजला फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, इटली को दे दिए गए और इनकी सरहदें तब्दील की गई थीं, जिसे साइस पीको लाइन कहते हैं। जर्मन कॉलोनीज बरतानिया, फ्रांस ने आपस में बांट ली थीं, मगर इसमें अमेरिका को कुछ नहीं मिला, चूँकि अमेरिकन सदर वुड्रो विल्सन के 14 नुकात में ये बात भी शामिल थी कि किसी पर कब्जा नहीं किया जाएगा। इन 27 ममालिकों के बाहम मशवरे से जर्मनी को इस जंग का जिम्मेदार ठहराया गया। सेंट्रल पावर के ममालिक पर 3 टीटीज, टीटी ऑफ सेवर्स, टीटी ऑफ जर्मेनिया, टीटी ऑफ वर्साइल्स लगाई गईं। हारे हुए ममालिक ने इन टीटीज पर मजबूरन दस्तखत कर दिए, जिनकी तफसील यूं है। टीटी ऑफ वर्साइल्स जर्मनी पर लगाई गई थी। वैसे तो टीटी ऑफ वर्साइल्स अंग्रेजी ज़बान में 440 नुकात पर और 200 सिफात पर मुश्तमिल है। इनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, जर्मनी को वर्ल्ड वार 1 का जिम्मेदार करार दिया गया और जंगी नुकसानात के तौर पर मुबलिग 55 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया, जिसकी आखिरी किस्त जर्मनी ने 2010 में अदा की थी, जो कि उस वक़्त बहुत बड़ी रकम थी। नंबर 2, जर्मनी अपनी तमाम कॉलोनीज अलायंस पावर के हवाले करेगा। नंबर 3, जर्मनी अल्सास और लोरीन के सूबे फ्रांस के हवाले करने का पाबंद होगा। नंबर 4, जर्मनी शुमाली इलाका सोल्शोयक डेनमार्क के हवाले करेगा। नंबर 5, पोशन, अपेर्शिया और प्रोशिया के ऐसे तमाम इलाके जहां पोशन आबादी की अक्सरियत है, पोलैंड के हवाले कर दिए जाएंगे। नंबर 6, मेमल का इलाका लिथुआनिया को दे दिया जाएगा। नंबर 7, मगरब में बेल्जियम की सरहद के साथ जर्मन अजला बेल्जियम के हवाले कर देगा। नंबर 8, डाइनज़िग शहर को जर्मनी से छीन कर आज़ाद करार दिया गया और लीग ऑफ नेशन के हवाले कर दिया गया। इन बाला शराइतों की वजह से जर्मनी का 27,000 मुरब्बा मील का इलाका और 17 लाख आबादी छीन ली गई। नंबर 9, जर्मनी अपने तमाम बहरी व फ़िज़ाई जहाज़ों को और तमाम रेलवे का सामान और कानों से निकलने वाला सारा कोयला अलायंस पावर के हवाले करेगा। जितनी भी रकम बनी जुर्माने वाली रकम से काट दी जाएगी। नंबर 10, आइंदा जर्मनी अपनी फ़ौज की तादाद 1 लाख से ज़्यादा नहीं रखेगा, जबकि उसमें बहरी फ़ौज की तादाद 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी। नंबर 11, जर्मनी अपने शहरियों से ज़बरदस्ती फ़ौजी खिदमात हासिल नहीं करेगा और ना ही ऐसा कानून बनाएगा। नंबर 12, जर्मनी असला और जंगी साजो सामान 1 लाख फ़ौजियों के ज़रूरत के मुताबिक तैयार करेगा। ज़्यादा असला तैयार करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने पर अलायंस पावर को जर्मनी पर दोबारा हमला करने की इजाज़त होगी। नंबर 13, राइनलैंड के मशरिक में 50 किलोमीटर तक तमाम फ़ौजी मोर्चे और छावनियाँ मिसमार कर दी जाएंगी। दोबारा तामीर करने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 14, जर्मनी सिर्फ 6 जंगी जहाज़ और 12 बहरी बेड़े रख सकता है, ज़्यादा बनाने की इजाज़त नहीं है। नंबर 15, बैरून में मुकीम जर्मन अफराद को दौरान जंग इनके जायदाद का जितना भी नुकसान हुआ उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये चंद नुकात थीं जो आपकी गोशगुजार की गई। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी ने अपना नाम तब्दील करके वीमार्क रिपब्लिकन रख दिया। टीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया जो कि ऑस्ट्रो हंगरी पर लगाई गई थी। नंबर 1, ऑस्ट्रो हंगरी एक मुल्क थे, इसे 3 मुल्कों में तकसीम किया गया, सरहदें तब्दील की गई। नंबर 2, ऑस्ट्रिया और हंगरी को सिर्फ 30 हज़ार फ़ौजी रखने की इजाज़त होगी। नंबर 3, ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों ममालिक पर 33 बिलियन डॉलर का जंगी जुर्माना लगाया गया। ट्रीटी ऑफ सेवर्स सल्तनत उस्मानिया पर लगाई गई। नंबर 1, तुर्की को सरेंडर करने का हुक्म दिया गया और तमाम मुल्की काम काज अलायंस पावर के सुपर्द करने का पाबंद किया गया, यानी मुकम्मल गुलामी। नंबर 2, सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नंबर 3, खिलाफत इस्लामिया के निज़ाम को ख़त्म करके मुल्क को सेकुलर बना दिया गया। नंबर 4, तुर्की ने इस मुआहदे पर आर्जी तौर पर दस्तखत कर दिए। बाद में कुछ तब्दीलियों के साथ मुआहदे पर दोबारा दस्तखत किए गए, जिसे ल्यूसनिया कहते हैं। मज़ीद जंगों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनाई गई, मगर ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, क्योंकि कुछ सालों के बाद वर्ल्ड वार 2 हो गया।
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑائی تو الائنس پاور اور سینٹرل پاور کے درمیان تھی۔ انڈیا، برصغیر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور دیگر زیر قبضہ چھوٹے ممالکوں کی فوجیں کیوں لڑ رہی تھیں؟ صرف انڈیا برصغیر کی 12 لاکھ فوجیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا اور 50,000 فوجی مارے بھی گئے تھے، کیونکہ برطانیہ اور الائنس پاور کی طرف سے ان زیر قبضہ ممالکوں کو یقین دلایا گیا تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد ان کو آزادی دی جائے گی، اور امریکن صدر ووڈرو ولسن کے 14 نکات میں یہ بات بھی شامل تھی۔ زیر قبضہ ممالک امریکن صدر ووڈرو ولسن کو فرشتہ اور آزادی کی ایک امید سمجھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد اور امریکن صدر ووڈرو ولسن کے کہنے کے باوجود بھی ان مقبوضہ ممالک کو برطانیہ کی طرف سے آزادی نہیں دی گئی تھی، جس سے مایوسی پھیل گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کو مجبوراً سب کو آزاد کرنا پڑا۔ یوں پہلی جنگ عظیم ختم ہو گئی، بنی نوع انسان کو امن نصیب ہوا اور انسانیت نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ جنگ مہذب دنیا کے منہ پر زوردار تماچا تھی۔ ورلڈ وار 1 پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جس میں J.R.R. ٹولکن، ارنیسٹ ہیمنگوے، جس کو نوبل انعام بھی ملا ہے۔ دنیا کو کبھی بھی جنگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، انسانیت کو امن اور محبت کی ضرورت ہے۔ یہ تھی پہلی جنگ عظیم کی مکمل کہانی۔ امید ہے کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت محنت سے بنی ہے، پلیز اس کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔